आज का हमारा टॉपिक है 8.1 जिसका नाम है वोमेन एंड प्रिंट, यानी कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे भारत की महिलाओं के बारे में बात करेंगे और भारत के प्रिंट के बारे में बात करेंगे, ठीक ना। चलिए, तो आप टॉपिक लिख सकते हैं क्या, वोमेन राइटर्स यूज द प्रिंट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ वोमेन इन इंडिया। यानी कि हमारे भारत में कुछ ऐसे वोमेन राइटर थे जिन्होंने प्रिंट का इस्तेमाल किया अपने आइडिया को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। बात समझ आ रही है? मतलब कि हमारे भारत में भी कुछ ऐसे वोमेन राइटर थी जो कि अपने किताबों को लिखा करते थे, ठीक है, और वो प्रिंट का सहारा लिए ताकि अपने बातों को कम समय में ज़्यादा दूर तक फैलाया जा सके, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो भारत के औरतों के बारे में ही क्या लिखा, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ इन बंगाल, रास सुंदरी देवी, अ यंग मैरिड गर्ल इन अ वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड लर्न टू रीड। अब देखिए ध्यान से, इस चीज़ को समझते हुए चलिए। बड़ा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, हर एक चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बंगाल में रास सुंदरी देवी, ठीक है, रास सुंदरी देवी एक महिला है, बंगाल की रहने वाली है ये बेसिकली। ये अभी यंग है, यानी कि इनका जो है अभी फिलहाल कुछ ही समय पहले शादी हुआ होगा, अभी के हिसाब से नहीं, किताब के हिसाब से, ठीक ना। तो बंगाल में रहने वाली एक लड़की है, आप कह सकते हैं रास सुंदरी देवी, जिनका कि विवाह हुआ है एक वेरी ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड में। यानी कि ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड का मतलब क्या, ऐसा घर जो कि पुराने चीज़ों पे आज भी विश्वास करता हो। मतलब कि पुराने चीज़ों पे मतलब क्या, कि औरतों को जो है लंबा सा घूंघट रखना है ना, औरतों को बाहर नहीं जाना है, औरतों को किसी बाहरी पुरुष से बात नहीं करना है ना, औरतें अपने हद से बाहर नहीं निकल सकती हैं। इस प्रकार का जो हमारा घर है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड। और ऑर्थोडॉक्स का बेसिकली मतलब होता है कट्टरपंथी, मतलब कि जो पहले से ख्याल आ रहा है ना, यानी कि जो पहले सिस्टम था वही सिस्टम आज भी चलेगा, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स, यानी कि पुराना ख्याल। जैसे आज हमारा भारत क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, तो क्या आज डेवलप भारत में आप पुराने ख्यालात के साथ जी सकते हैं? कभी नहीं जी पाएंगे, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रास सुंदरी देवी का बंगाल में एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड में शादी हुआ था, यानी कि ऐसे घर में जो कि बहुत ही पुराना ख्यालात का आदमी था। वो सब पूरा घर का आदमी जो है पुराना ख्यालात का था, पुराने चीज़ों के बारे में वो सोचता था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी उन्होंने क्या कर लिया, पढ़ना सीख ली। सोचो, पहले तो औरतों को पढ़ने का भी परमिशन नहीं था, है ना, लेकिन इन्होंने पढ़ना क्या कर लिया, सीख लिया। रास सुंदरी देवी ने चुप चुप के चोरी चोरी इन्होंने पढ़ना सीख लिया। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ। सी रॉट हर ऑटोबायोग्राफी अमर जीवन विच वॉज पब्लिश्ड इन 1876। बाद में जब ये पढ़ लिख ली पूरी तरीके से, इनको लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, बाद में जाकर इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, यानी कि अपना जीवनी जो है इन्होंने अपने से लिखा। उसका नाम क्या दिया इन्होंने, अमर जीवन, और इनको पब्लिश कर दिया गया कब, 1876 में। सोचो ये कब का बात हो रहा है, उस समय पे औरतों को पढ़ने तक का इजाज़त नहीं था, लेकिन ये चोरी छुपे जो है पढ़ ली कैसे भी, ठीक है। तो इसको पढ़ने के लिए बहुत मशक्क़त करना पड़ा होगा। उसके बाद इट वॉज द फर्स्ट टाइम फुल लेंथ बायोग्राफी पब्लिश्ड इन द बंगाली लैंग्वेज। और जब रास सुंदरी देवी ने अपना ऑटोबायोग्राफी पब्लिश करा अमर जीवन, वो भी कब, 1876 में। ये पहली बार था जब किसी ने बंगाली लैंग्वेज में पूरा अपना ऑटोबायोग्राफी किसी ने पब्लिश किया। यानी कि इसके पहले तक जो है बंगाल में किसी ने भी बंगाली लैंग्वेज में अपना ऑटोबायोग्राफी पब्लिश नहीं किया था। तो रास सुंदरी देवी पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने कि अपना ऑटोबायोग्राफी बंगाली लैंग्वेज में पूरा का पूरा पब्लिश कर दिया, ठीक है। उसके बाद अनदर बंगाली वोमेन राइटर जैसे कैलाश बशीनी देवी wrote books highlighting the experiences of women about how women were imprisoned at home, kept in ignorance and forced to do hard domestic labor। इसके साथ ही साथ हमारा यहाँ पे एक और बंगाली महिला है जिसका नाम क्या है, कैलाश बशीनी देवी। इन्होंने भी अलग अलग प्रकार के बुकों को लिखा जिसमें कि इन्होंने हर बार वोमेन को क्या क्या हाईलाइट किया, यानी कि वोमेन के बारे में लिखा। और वो बेसिकली लिखती क्या थी, जैसे वोमेन के बारे में लिखी कि वोमेन जो है किस प्रकार से घर में, यानी कि अपने घर में जेल की तरह कैद है,
जैसे कैदी होता है ना जेल में, उसी प्रकार से औरतें किस प्रकार से अपने घर में एक कैदी की तरह बंद है, केप्ट इन इग्नोरेंस, यानी कि उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसके बातों को उतना वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद एंड फोर्स्ड टू डू हार्ड डोमेस्टिक वर्क, और उनको घरों में फोर्स किया जा रहा है घर के कामों को करने के लिए, बहुत हार्ड वर्क। और समझ आ रही है, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे कैलाश बसिनी देवी, ये भी जो है बंगाली वोमेन थी, बंगाल से बिलोंग करती थी। ये भी बेसिकली इन्होंने क्या लिखा अपने बुक में, औरतों के बारे में लिखा कि औरतों का जीवन जो है किस प्रकार से एक ऑर्थोडॉक्स हाउस होल्ड में चलता है ना। चलिए यही चीज़ उन्होंने लिखा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन दी 1880s इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ताराबाई शिंदे, आज के दौर में हम लोग किस नाम से जानते हैं, महाराष्ट्र को नाम से जानते हैं ना, है ना। तो ये बात हो रहा है 1880 का। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक महिला थी जिसका नाम क्या था, ताराबाई शिंदे, एंड पंडिता रमाबाई रोट अबाउट द मिसरेबल लाइफ ऑफ द अपर कास्ट हिंदू वोमेन, स्पेशली द विडोज। यानी कि महाराष्ट्र की हमारे पास यहाँ पे दो महिलाएं हैं, महिला राइटर, पहला का नाम ताराबाई शिंदे और दूसरा का पंडिता रमाबाई। इन दोनों ने किसके ऊपर लिखा, इन दोनों ने लिखा अपर कास्ट हिंदू वोमेन के ऊपर, यानी कि अपर कास्ट यानी कि कास्ट में ऊंचा होगा लेकिन हिंदू फैमिली से महिला बिलोंग कर रही होंगी, उनके बारे में इन्होंने लिखा, खास करके विडोज के बारे में, यानी कि जो ऐसी महिला जो कि विधवा हो चुकी है, जिनके हस्बैंड डेथ कर गए हैं। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई ने, महाराष्ट्र के रहने वाली थी बेसिकली, इन्होंने भी औरतों के बारे में लिखा, लेकिन इन्होंने बेसिकली किसके बारे में लिखा, ऐसे औरतों के बारे में जो कि अपर कास्ट के, यानी कि कास्ट में थोड़ा सा वो ऊपर हैं। और किसके बारे में लिखा इन्होंने, और इन्होंने विडोज के बारे में लिखा, यानी कि विधवा महिला के बारे में इन्होंने लिखा कि इन सबका क्या कंडीशन है, क्या किस प्रकार से इसका जीवन चलता है, इनके बारे में भी इन्होंने लिखा। उसके बाद पुअर स्टेटस ऑफ वुमेन वाज आल्सो एक्सप्रेस्ड बाय द तमिल राइटर्स। इसके साथ ही साथ और भी हमारे कुछ तमिल राइटर्स थे, वुमेन तमिल राइटर्स ऐसे थे जो कि तमिल से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी औरतों के बारे में लिखा, है ना। यानी कि उनका किस प्रकार से अपना जीवन चर्या चलता है, किन किन समस्याओं से उनको सामना करना पड़ता है, हर एक चीज़ों के बारे में वहाँ पे भी लिखा गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग कोने में महिलाएं राइटर थी उस समय पे, और हर कोई महिलाओं के जीवन के बारे में ही लिख रही थी, क्योंकि उस समय महिला के जीवन को ही बहुत ज़्यादा कठोर समझा जा रहा था। मतलब कि उनको किसी भी प्रकार से कुछ करने का परमिशन नहीं था, केवल आप घर में रहिए, घर के चार दीवारी में बंद रहिए और चुपचाप अपने घरों को संभालिए, यही उनका ड्यूटी रहता था। तो इन्हीं के जीवन के बारे में अलग अलग वुमेन राइटर ने लिखा। ठीक है, आगे उसके बाद आता है हमारा एक टॉपिक जिसका नाम है द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन इंडियन वुमेन, यानी कि इंडियन वुमेन पर प्रिंट कल्चर का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। यहाँ पे दोपहर में आपने पढ़ लिया कि इंडियन वुमेन राइटर ने इंडियन वुमेन के ऊपर लिखा, लेकिन प्रभाव क्या पड़ा, उसका रिजल्ट क्या निकला, इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, राइटर्स स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द लाइव्स एंड फीलिंग्स ऑफ वुमेन एंड दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ वुमेन रीडर। देखिए जितने भी हमारी महिलाएं राइटर थी, वो लोग जब औरतों के बारे में लिखना शुरू की, तो जितने भी हमारे भारत की महिलाएं थी वो सब क्या करने लगी, उसको पढ़ने लगी कि भाई आखिर औरतों का जीवन होता कैसा है, हम भी तो थोड़ा सा पढ़े है कि नहीं। तो यहाँ पे औरतें जब लिखना शुरू की तो औरतें ही किताबों को ज़्यादा पढ़ना भी शुरू कर दी। बात समझ में आ रही है। अब इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि वुमेन राइटर वुमेन के बारे में लिख रही हैं और दूसरा वुमेन उसी को पढ़ रही हैं। यहाँ पे क्या हो गया हमारा, यहाँ पे बेसिकली वुमेन रीडर जो है इंक्रीज हो गया, यानी कि महिलाएं अब ज़्यादा पढ़ रही थी, किताबों को खरीद रही थी। उसके बाद वुमेन गेट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन एंड मैनी वुमेन स्कूल्स एंड कॉलेज वेयर सेट अप। अब इतना ज़्यादा महिलाएं आगे बढ़ चुकी थी किताबों को पढ़ के, देश दुनिया के बारे में समझ के, कि इन लोगों के लिए स्पेशली क्या कर दिया गया, यानी कि ये लोग जो है एजुकेशन में बड़ा इंटरेस्टेड थे। क्योंकि देखो जिसको जो चीज़ बहुत समय से नहीं मिला है और उसको वो अचानक मिल जाए तो हर इंसान उसको अचीव करना चाहेगा, है ना। तो महिलाओं को शुरू से एजुकेशन नहीं मिला था, लेकिन अचानक अब इनको क्या मिलने लगा, एजुकेशन मिलने लगा, यानी कि ये भी किताब पढ़ रही थी, कहीं ना कहीं इनको एजुकेशन मिल रहा था, तो इनको एजुकेशन में क्या हो गया, थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया। अब इंटरेस्ट आ गया तो वुमेन स्कूल खोल दिया गया, यानी कि वहाँ पे महिलाएं पढ़ सकती हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पर महिला स्कूल, महिला कॉलेज इस प्रकार से सेटअप कर दिया गया, यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि अब जो है महिलाएं भी पढ़ सकती हैं।
है ना, भारत में। आगे, मैनी जर्नल्स स्टार्टेड एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन। उस समय पे भारत में जो भी न्यूज़पेपर, मैगजीन ये सब छपते थे, हमारे जो जर्नल्स थे बेसिकली, जर्नल्स वो सब जो छपते थे उसमें ये भी लिखा रहता था कि वुमेन को पढ़ाना इतना ज़रूरी क्यों है, यानी कि वुमेन को भी क्या होना चाहिए, एजुकेट होना चाहिए, है ना, इसके बारे में भी लिखा हुआ रहता था। उसके बाद रास सुंदरी देवी, कैलाश बसीनी देवी, ताराबाई सिंधे, पंडिता रामाबाई वेयर सम ऑफ द प्रोमिनेंट वुमेन राइटर, इसके बारे में हमने बात किया अभी ऊपर। ये हमारी कुछ क्या थी, बहुत प्रसिद्ध महिला राइटर हुआ करती थी जो कि औरतों के बारे में लिखती थी। उसके बाद दे रोट एक्सटेंसिवली अबाउट द लाइव्स ऑफ वुमेन, और ये जो यहाँ पे 3-4 राइटर का नाम है वुमेन राइटर का, बेसिकली ये लोग क्या करती थी, ये लोग बेसिकली वुमेन के जीवन के बारे में ही तो लिखती थी, है ना। आगे, उर्दू, तमिल, बंगाली एंड मराठी प्रिंट कल्चर हैड डेवलप्ड। तो इतना ज़्यादा हर जगह पर वुमेन राइटर बढ़ गई थी कि हर लैंग्वेज में किताबों को अब लिखा जा रहा था वुमेन के ऊपर, हर एक लैंग्वेज में, जैसे उर्दू हो गया, तमिल हो गया, बंगाली हो गया, मराठी हो गया, इन सभी लैंग्वेज में जो है औरतों के ऊपर लिखा जा रहा था हमारे वुमेन राइटर के द्वारा। उसके बाद जर्नल्स रिटन बाय वुमेन बिकेम वेरी पॉपुलर इन विच वुमेन्स एजुकेशन, विडोहुड, विडो रीमैरिज एटसेट्रा वेयर डिस्कस्ड। तो ये लोग जो बेसिकली लिखा करती थी हमारे वुमेन राइटर, वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध क्यों हुआ, इतना ज़्यादा प्रसिद्ध इसलिए हुआ क्योंकि इसमें हर चीज़ वुमेन के बारे में नया नया चीज़ लिखा हुआ होता था, है ना। जैसे देखिए, वुमेन्स एजुकेशन, क्या वुमेन के लिए एजुकेशन नया था कि नहीं था, क्या औरतों को शुरू से एजुकेशन मिल रहा था, नहीं, उसको बाद में मिलना शुरू हुआ, लेकिन ये भी एक नया चीज़ हुआ ना। उसके बाद विडोहुड का मतलब क्या हो गया कि मतलब अब जो विधवा है, अच्छा आपने सुना होगा सती प्रथा। सती प्रथा में क्या था, सती प्रथा में बेसिकली यदि किसी वुमेन का हस्बैंड डेथ कर गया तो उस वुमेन को भी वहाँ पे जलना पड़ता था, यानी कि उसको भी अपना जीवन गंवा देना पड़ता था। तो वो चीज़ क्यों गलत था इसके बारे में भी लिखा होता था। तो ये भी हमारे लिए क्या था कि नया चीज़ था, है ना। उसके बाद विडो रीमैरिज, यानी कि विधवा जो है वो भी अपना जीवन अब बेहतर बना सकती है, किस रूप में, दूसरा शादी करके। पहले ये चीज़ नहीं था, पहले जो एक बार विधवा बन गई तो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन अब कर सकती थी। क्यों, क्योंकि किताबों में लिखा गया है, लोग इसके बारे में समझ रहे हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श कर रहे हैं। उसके बाद एडीसी, यानी कि इन सभी टॉपिक्स के ऊपर महिलाओं के बारे में लिखा हुआ होता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ऑब्वियस ही बात है कि बिल्कुल नए नए टॉपिक के बारे में लिखा जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि लोग उसको पढ़ना चाहेंगे, है ना। आगे, इन पंजाब राम चड्ढा पब्लिश्ड स्त्री धर्म विचार टू टीच वोमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ्स, यानी कि यहाँ पे बात हो रहा है पंजाब का। पंजाब में राम चड्ढा ने पब्लिश किया स्त्री धर्म विचार। स्त्री धर्म विचार बेसिकली एक बुक था, ठीक ना, जो कि पब्लिश किया गया किसके द्वारा, राम चड्ढा के द्वारा। और उसमें ये लिखा हुआ था कि औरतों को किस प्रकार से एक ओबीडियंट वाइफ बनाया जाए, मतलब कि एक औरत को किस प्रकार से एक जिम्मेदार, एक समझदार और एक काबिल वाइफ बनाया जाए। बात समझ में आ रही है, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि औरतों को किस प्रकार से और इम्प्रूव किया जाए, है ना, ये चीज़ उसमें लिखा हुआ होता था। तो याद रखिएगा कि पंजाब में राम चड्ढा ने एक बुक पब्लिश किया था जिसका नाम था स्त्री धर्म विचार, और उस बुक में ये लिखा हुआ था कि औरतों को किस प्रकार से टीच किया जाए, क्या बनने के लिए, ओबीडियंट वाइफ बनने के लिए, यानी कि एक समझदार, एक बुद्धिमान और एक प्रतिभाशाली किस प्रकार से वाइफ बना जाए, ये उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, आगे उसके बाद द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश्ड चीप बुकलेट्स विथ अ सिमिलर मैसेज, ये भी पंजाब का ही बात हो रहा है। खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी मतलब कि वहाँ का ये हो सकता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन रहा होगा उस समय पे। तो द खालसा ट्रैक्ट सोसाइटी पब्लिश्ड चीप बुकलेट्स विथ अ सिमिलर मैसेज, तो वो ऑर्गेनाइजेशन भी पंजाब में छोटे छोटे किताबों को, सस्ते किताबों को छाप रहे थे ताकि वुमेन के बारे में और ज़्यादा मैसेज लोगों तक पहुंचाया जाए, है ना। आगे, मैनी ऑफ दीज वेयर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड वुमेन, यानी कि बहुत हद तक ये लोग जो किताब छापते थे बेसिकली वो जो है ना एक डायलॉग के रूप में रहता था। डायलॉग के रूप में मतलब ये हो गया कि दो औरतें बीच में बात कर रही हैं इस प्रकार से, या फिर दो पुरुषों के बारे में बात, दो पुरुष आपस में बीच में बात कर रहे हैं और उसमें ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार से, यानी कि वाइफ, एक वुमेन को किस प्रकार से एजुकेट किया जाए, या फिर एक वुमेन का एक अच्छा सा क्वालिटी क्या हो सकता है, इसके बारे में बात कर रहे थे ये लोग,
बेसिकली ये लोग जो लिखते थे ना वो डायलॉग के रूप में होता था, मतलब कि दो लोगों के बीच में हो सकता है, वो दो लोग पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं, या फिर पुरुष स्त्री दोनों हो सकते हैं, है ना। इसके बीच में डायलॉग होता था और उसमें बेसिकली ये बताया जाता था कि एक अच्छे वोमेन का क्या क्वालिटी होता है ना। यानी कि बेसिकली आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि औरतों को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, इसी के बारे में इसमें लिखा हुआ होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा क्या था, देखिए टॉपिक का नाम क्या था आपका, कि प्रिंट कल्चर का इंडियन वुमेन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो ये सब हमारा इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा जा रहा था औरतों के ऊपर। आगे उसके बाद देखिए एक और आप यहाँ पे टॉपिक बना सकते हैं, टॉपिक बना सकते हैं क्या, बटाला प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन बंगाल। यानी कि बंगाल का यहाँ पे बात हो रहा है। बटाला क्या था भाई, बटाला किस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, कहाँ पे, बंगाल में। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, देखिए ध्यान से। बटाला वाज डिवोटेड टू दी प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स। बटाला क्या था, इसके बारे में जानिए ध्यान से। देखिए बटाला वाज डिवोटेड टू द प्रिंटिंग ऑफ पॉपुलर बुक्स। बटाला जो है ना बेसिकली आपका एक प्रिंटिंग हाउस है, कह सकते हैं आप, यानी कि वहाँ पे किताबों को क्या जा रहा है, छापा जा रहा है, यानी कि प्रिंट किया जा रहा है। तो बटाला बेसिकली एक प्रिंटिंग हाउस है जहाँ पे कि अलग अलग प्रकार के किताबों को छापा जा रहा है, यानी कि पब्लिश किया जा रहा है। तो बटाला जो है ना पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित कर दिया था पॉपुलर बुक्स को प्रिंट करने के लिए, यानी कि जो किताब बहुत प्रसिद्ध होते हैं ना, उस बड़े बड़े किताबों को छापा जा रहा था बटाला प्रिंटिंग प्रेस में, कह सकते हैं बेसिकली। आप समझ रहे बात को, यानी कि बटाला एक ऐसा प्रिंटिंग हाउस था जिसमें कि बहुत अच्छे और बहुत बड़े बड़े कीमती वैल्यूबल किताबों को प्रिंट किया जा रहा था। ठीक है, उसके बाद हियर चीप एडिशन ऑफ द रिलीजियस ट्रैक्ट्स एंड स्क्रिप्चर्स आर अवेलेबल। इसके साथ ही साथ अब ऐसा नहीं है कि बटाला में बड़े बड़े किताबों को छापा जा रहा है तो हर एक किताब महंगा होगा, नहीं। यहाँ पे जो किताब छापे जा रहा है वो महंगे से महंगे और सस्ते से सस्ते किताब भी है, जो कि धर्म के ऊपर लिखा हुआ होता था, है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद अ लॉट ऑफ दीज बुक्स वेर इलस्ट्रेटेड विथ वुड कट्स एंड कलर लिथोग्राफ्स। देखिए ध्यान से, मतलब कि बटाला प्रिंटिंग हाउस में जो भी हमारा किताब छापा जा रहा था वो उस किताब पे अलग अलग प्रकार का डिजाइन बना हुआ रहता था, अलग अलग प्रकार का डिजाइन बनाया हुआ रहता था। जैसे वुड कट्स, यानी कि ऐसा लगता था ना जैसे कि लकड़ी का वहाँ पे कट है, यानी कि लकड़ी का डिजाइन बना हुआ है इस प्रकार का। जैसे आप देखेंगे आज हमारे समाज में तो अब तो ऐसा भी फर्नीचर आ गया है जो कि लगता है कि पूरी तरीके से लकड़ी खुरदरा होगा, लेकिन जब उसको छूते हैं तो कितना सॉफ्ट लगता है ना, उसी प्रकार का यहाँ भी हो रहा था। एंड कलर लिथोग्राफ्स, मतलब कि अलग अलग प्रकार का यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पत्थरों के द्वारा जो है डिजाइन बना हुआ रहता था, इस प्रकार का भी यहाँ पे दिखने में लगता था, लेकिन पत्थरों के जैसा होता नहीं था, वो डिजाइन केवल वैसा था। ठीक है, उसके बाद पैडलर्स टुक द बटाला पब्लिकेशन टू देयर होम्स इनेबलिंग वुमेन टू रीड देम इन देयर लेजर टाइम। तो बटाला पब्लिकेशन मतलब बेसिकली क्या हो गया, बटाला एक प्रिंटिंग हाउस था जहाँ पे कि बुकों को पब्लिश किया जाता था। जैसे आप बुक में देखते होंगे फलाना पब्लिकेशन, है ना, भारतीय भवन इस प्रकार का, या फिर आप राज शर्मा पब्लिकेशन, इस प्रकार के चीज़ों को आप देखते होंगे। तो बटाला बेसिकली क्या था, पब्लिशिंग हाउस था, प्रिंटिंग हाउस था, आप ऐसा कह सकते हैं, जहाँ पे कि किताबों को छापा जा रहा था। तो पैडलर क्या करते थे, पैडलर बटाला पब्लिकेशन की किताबों को घर लेकर आते थे। अच्छा, पैडलर कौन, पैडलर्स वही जो कि पैदल बुल कर किताबों को बेचता था। तो वो बटाला हाउस से, यानी कि बटाला पब्लिकेशन हाउस से किताबों को लेता था और जगह जगह पर पैदल चल कर किताबों को बेचता था, और लोग उसको खरीदते भी थे, है ना, और वुमेन जो है खरीद के उसको खाली समय में पढ़ा भी करते थे। ठीक है, तो ये था हमारा। तो बटाला जो था हमारा एक बेसिकली क्या था, पब्लिशिंग हाउस था, जहाँ पे कि किताबों को पब्लिश किया जाता था। कहाँ पर, बंगाल में, है ना। और इतना ज़्यादा वहाँ पे किताबों को पब्लिश किया जाता था कि पैडलर्स उसको लेते थे और उसको गांव घूम के उसको बेचते थे। ठीक है, और उसको जो है गरीब से गरीब महिला और अमीर से अमीर महिला उसको खरीदती थी और उसको खाली समय में पढ़ती थी, क्योंकि उनको बड़ा इंटरेस्ट था पढ़ने में, है कि नहीं। क्योंकि देखो हमने बार बार कहा है आपको कि जो चीज़ आपको लंबे समय से नहीं मिल रहा हो और यदि वो आपको अचानक मिलना शुरू हो जाए तो आप क्या होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चाहने लगते हैं, है ना। वही चीज़ यहाँ पे औरतों को कभी भी एजुकेशन का राइट नहीं मिला, लेकिन जब इसको अचानक एजुकेशन का राइट मिल गया, ये भी पढ़ सकती थी, तो बिल्कुल ये जो है अच्छे किताबों को खरीदती थी और पढ़ती भी थी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वुमेन भी जो है अब थोड़ा एजुकेट हो रही थी। ठीक है,
चलिए, तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो ऑनलाइन वाले बच्चे, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 8.2 जिसका नाम होगा प्रिंट एंड द पुअर पीपल, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।